गेट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। गेट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस लगाएं या थ्योरी पढ़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू माइंड। आप सोचते क्या पढ़े क्या छोड़े, कहां से पढ़े किससे पढ़े। अनअकैडमी brings you a new crash course where you get complete syllabus with best solutions. आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब हमारे नए क्रैश कोर्स उम्मीद में। एक कंप्लीट सीरीज विद फुल सिलेबस, होंगे 10 बेस्ट एजुकेटर जो मिलके बनाएंगे आपकी जिंदगी को आसान। 35 दिनों में कंप्लीट सिलेबस विद बेस्ट क्वेश्चंस। सारे सब्जेक्ट्स बस एक चैनल पे, तो देर किस बात की, हो जा तैयार गेट 2021 को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं 20 दिसंबर को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहला क्वेश्चन या एक ओवरऑल अपने पास सिनेरियो ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा? Then it will be off. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी एंड वेलकम टू क्रिएट्रिक्स चैनल। और अब बच्चा हम लाइव आ गए हैं एक और सेशन के लिए, पावर सिस्टम के एक और पावर पैक्ड सेशन के लिए, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इक्वल एरिया क्राइटेरिया पार्ट 2। तो देखो पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, मैं आपको 2 केसेस बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि क्या होता है व्हेन फॉल्ट कम्स नियर द बस और क्या होता है व्हेन फॉल्ट ऑकर्स इन द मिडिल ऑफ अ लाइन। ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम आगे की बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको 1-2 केसेस और बताऊंगा और मैं बताऊंगा स्विंग इक्वेशन के बारे में इन केस ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। तो ये सभी चीजें आज के लेक्चर में इंक्लूडेड है बेटा। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वी आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट और काफी कुछ सीखने वाले हैं मेरे भाई, काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो हो जाओ तैयार एक और पावर पैक्ड सेशन के लिए। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग स्टेबिलिटी को वाइंड अप कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले हम स्टेबिलिटी के कांसेप्ट्स को आज फुल एंड फाइनल ओवर कर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो बातें हुई मेरे बारे में, लेकिन बच्चे मैटर क्या करता है यार कि हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था वो कर दिखाया है। हम लोगों ने आपका गेट का सिलेबस पूरी तरीके से इस चैनल पे और स्पेशल क्लासेस में कंप्लीट कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेस्ट वे में आपको रिवीजन भी कराया है और रिवीजन अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक और रिवीजन के लिए इनिशिएटिव आ रहा है आपके लिए, आप लोग जानते हो, उम्मीद बैच। एक फाइनल फाइट, एक फाइनल बैटल गेट 2021 के लिए, जिसमें बेटा जीत के रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों ये कमिटमेंट जो हमने आपसे शायद मार्च या अप्रैल के मंथ में किया था वो पूरा किया है। और बेटा सिर्फ YouTube पे नहीं, आपको हमने प्रोवाइड किए स्पेशल क्लासेस। सर ये स्पेशल क्लास क्या होती है? बेटा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बढ़िया फ्री प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर आपको बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव मिलते हैं। सिर्फ क्लासेस ही नहीं, क्लासेस के अलावा और बहुत तरह के इनिशिएटिव्स। क्या क्या मिलता है सर? देखो फ्री क्लासेस तो मिलती हैं वहां पे, इसके अलावा फ्री लाइव क्विजेस मिलती हैं जहां आप ऑल इंडिया लेवल पे कंपीट करते हो, फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलती है, और बेटा मिलता है अनअकैडमी कॉम्बैट। और बेहतरीन बात यह है वहां पे हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं देयर इज अ लीडर बोर्ड, तो आपको पता चलता है आपका आंसर सही है या गलत है, आपने कितने टाइम में दिया और बाकी लोगों ने कितने टाइम में दिया। वहां पे आप लाइव कंपीट कर सकते हो रेगुलर क्लास के अंदर भी। तो बेटा इतना बेहतरीन फ्री प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो देर किस बात की, ऐप तो बेटा आज ही इंस्टॉल हो जानी चाहिए। ऐप आज की आज इंस्टॉल कर लो और फिर क्या करेंगे, फिर उसके किसी भी फ्री इनिशिएटिव को अगर आप ओपन करते हो तो वो पूछता है भाई किसने बुलाया है, तो आप बताएंगे अंकित सर ने बुलाया बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। और मेरी अगर कोई भी क्लास देखनी यार, मेरी सारी स्पेशल क्लास एक जगह पे आपको मिलेंगी tinyurl.com/अंकित ESE।
यहां ना मेरी सारी स्पेशल क्लास मिल जाएंगी जो मैंने आज तक ली है या आगे लेने वाला हूं। तो ये मत सोचना सर जो क्लास छूट गई है वो तो गई, नहीं बेटा, वो आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट फोल्डर में मिल जाएगी। और यहां कुछ बेहतरीन टॉपिक मैंने करा रखे हैं, वो जरूर देखना। और जो क्लास आगे लेने वाला हूं उनका भी लिंक पहले से प्रोवाइड कर देता हूं इन द अपकमिंग स्पेशल क्लासेस। इसके अलावा बेटा हमने आपको प्रोवाइड किया YouTube लेक्चर्स के लिए इंडिया का सबसे पहला वीडियो बुक, जिसके अंदर इस चैनल के सारे लेक्चर अलॉन्ग विद देयर PDF चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपके लिए बेटा अवेलेबल हैं। तो ऐसा ना तो किसी ने पहले किया ना कोई आगे करेगा, दैट इज अ गारंटी। बट बच्चे आपके लिए हम लोग दिन रात सोचते हैं, दिन रात सिर्फ एक ही लक्ष्य से काम करते हैं कि आपकी जिंदगी को बनाना है आसान। तो इस लिंक को जरूर विजिट करना यार, ये आपके लिए इंजीनियरिंग का विकिपीडिया है। पूरे लेक्चर्स, पूरे PDF, पूरे नोट्स सब बेटा एक जगह मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसको पिन करके रख लेना, इसको बुकमार्क करके रख लेना। और मेरे बच्चों अगर आप अनअकैडमी प्लस का हिस्सा बनते हो तो आपको मिलता है सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास। सर अनअकैडमी पे क्यों आना जब आप YouTube पे साक्षात हमें रोज पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा सिर्फ पढ़ने से रैंक नहीं आती। अनअकैडमी आपको देता है डेली प्रैक्टिस पेपर होमवर्क के लिए, अनअकैडमी आपको देता है टेस्ट सीरीज, अनअकैडमी लेता है हर संडे को क्विज, अनअकैडमी प्रोवाइड करता है क्वेश्चन बैंक, अनअकैडमी प्रोवाइड करता है डाउट क्लियरिंग। नहीं सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, फिर भी मुझे तो सही लग रहा है, मैं YouTube से बना लूंगा। बेटा बस इतना ही नहीं, अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन में आपके सारे बैचेस अनलॉक होते हैं और उनके अंदर हम पढ़ाते हैं आपको 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, बेसिक्स यानी फाउंडेशन बैच, सेमेस्टर एग्जाम के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, PSU एग्जाम के लिए, इंटरव्यूज के लिए और बेटा प्लेसमेंट के लिए, और वीकेंड बैच भी जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो बच्चे जब इतने सारे इनिशिएटिव आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में, तो जरूरी नहीं गेट या ESE, बट इसके अलावा भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टैकल कर सकते हो विद इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, दैट इज प्लस। तो ये बेटा इसका बेस्ट पार्ट है, ये इसका बेस्ट पार्ट है कि एक बार पेमेंट करना और बेटा जिंदगी आसान हो जाएगी, सारे इनिशिएटिव अनलॉक हो जाएंगे। और बेटा एक और सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक, विच इज अ बिगर ब्रदर ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। ये प्लस का बड़ा भाई है, ये आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ देगा एक पर्सनल कोच जो खुद गेट और ESE रैंकर है। ये पर्सनल कोच आपको बताएगा स्ट्रेटेजी क्या है तैयारी करने की, आपका पूरा टाइम टेबल बनवाएगा, स्टडी प्लानर, टीचर्स आपके साथ सेशन करेंगे, दैट इज द स्टडी बूस्टर सेशन। आपके सेशन टॉपर्स के साथ लगवाए जाएंगे जहां से आप समझोगे कि हाउ दे डिड इट। इसके अलावा टेस्ट का एनालिसिस करके बताया जाएगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा रहेगा और बेटा सेम डे आपके डाउट को आंसर करेगी पूरी टीम। तो यहां पे भी बेटा एक ही कोड चलेगा, दैट इज अंकित ESE। तो कोड एक है, काम अनेक है। इसी से फ्री प्लान अनलॉक होता है बच्चे, इसी से प्लस प्लेटफॉर्म अनलॉक होता है और इसी से मेरे भाई आइकॉनिक भी खुलता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं मेरे बच्चे एक सिंगल कोड से। तो देर नहीं करनी है क्योंकि 21 दिसंबर से अभी हमारा बैच चालू हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको एंड में भी बताऊंगा। तो उसको ज्वाइन करने के लिए अभी के अभी अनअकैडमी पे आ जाओ, वेट मत करो, तुरंत ज्वाइन करो। चलो फिर शुरू कर लेते हैं यार, जल्दी से सेशन का पासवर्ड बता देंगे मेरे सभी भाई लोग। सेशन का पासवर्ड बताइए भाई, क्या पासवर्ड लगने वाला है और किससे ये सेशन अनलॉक होगा, हमारा कंप्यूटर क्या पासवर्ड सुनता है। कम ऑन एवरीबॉडी, बिल्कुल 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 बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है। सर लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। तो बेटा आज क्रैक कर देते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया की एप्लीकेशंस को, एकदम मचा के रख देते हैं, धूम मचा देते हैं, निपटा देते हैं, कत्ल कर देंगे इन एप्लीकेशंस का, इतना बढ़िया वे में तैयार कर देंगे, कभी जिंदगी में नहीं अटकोगे। तो लेट्स क्रैक इट एवरीवन। तो बच्चे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉल्ट ऑकर्स ऑन वन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। किसी एक लाइन पे अगर फॉल्ट आ जाए, तो देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि फॉल्ट बस के करीब आया है, लेकिन एक लाइन पे आया है, एक लाइन पे आया है, ठीक है, एक लाइन पे नियर टू द बस आपका फॉल्ट आ गया है। तो मैं यहां पे 3 केसेस के बारे में बात करूंगा, पावर ट्रांसफर बिफोर फॉल्ट, ड्यूरिंग फॉल्ट एंड आफ्टर फॉल्ट। तो आपने देखा था बेटा लास्ट केस के अंदर भी क्या हुआ था, जब मिडल ऑफ द लाइन आया था तब भी 3 केसेस बात किए गए थे, बिफोर फॉल्ट ऑकरेंस, ड्यूरिंग द फॉल्ट एंड आफ्टर द फॉल्ट। और इसके अंदर ड्यूरिंग द फॉल्ट हमने पूरा सर्किट बना के ट्रांसफर रिएक्टेंस निकाल के निकाला था Pmax।
तो बेटा देखो, जब भी फॉल्ट नियर द बस आता है, तो अगर मैं बात करूं भाई बिफोर फॉल्ट की, सर बिफोर फॉल्ट ट्रांसफर रिएक्टेंस क्या होगी? तो बेटा ट्रांसफर रिएक्टेंस होगी जनरेटर रिएक्टेंस प्लस ट्रांसमिशन लाइन बाय 2, और यहां से Pmax आपका बन जाएगा यार, ये बनेगा मॉड E मॉड V बाय x1, ये बन जाएगा। अब इसके अलावा बेटा ड्यूरिंग फॉल्ट, ड्यूरिंग फॉल्ट में क्या होगा? फॉल्ट जब नियर द बस है तो आप क्या मानोगे कि Pmax 2 इज 0। हमेशा ध्यान रखना है मेरे भाई, जब कभी फॉल्ट नियर द बस आ जाए तब ड्यूरिंग द फॉल्ट you will assume the power to be 0. You will assume the power to be 0 whenever fault is near to the bus. अब बेटा आफ्टर क्लियरिंग द फॉल्ट, जब आपने फॉल्ट क्लियर कर दिया, अब आप फॉल्ट क्लियर करेंगे कैसे? बात ये भी तो आती है भाई, जिस लाइन में फॉल्ट आया है उस लाइन को ओपन कर दिया जाए, जिस लाइन में फॉल्ट आया है उस लाइन को ओपन कर दिया जाए, तो बेटा मेरा फॉल्ट क्लियर हो जाता है। तो वहां पे आपकी ट्रांसफर रिएक्टेंस क्या बन जाती है? क्योंकि एक ही लाइन है xg प्लस x, और ये x बनने की वजह से x1 से बड़ी होगी, और यहां पे हम निकाल देंगे भाई Pmax 3। क्या निकाल देंगे? Pmax 3, दैट इज इक्वल टू EV बाय x3, EV बाय x3। तो बेटा यहां पे क्या हो रहा है? यहां अगर आप देखो, जो हमने पिछले लेक्चर में दोनों केसेस किए थे ना, उनका कॉम्बिनेशन बन गया। देखो पिछले लेक्चर में जो पहला केस किया था उसमें पावर चली गई थी 0 और फॉल्ट रिमूव करते ही वापस ओरिजिनल कर्व पे आ गई थी। यहां पे भी पावर 0 तो जा रही है, लेकिन बच्चे वापस ओरिजिनल कर्व पे नहीं आ रही, वापस दूसरे कर्व पे आ रही है, जो कि है Pmax 3 वाला कर्व, जो कि किसका कर्व है? Pmax 3 वाला कर्व है। और ये जो Pmax 3 है ये Pmax 1 से छोटा है, यानी यहां ओरिजिनल नेटवर्क रिस्टोर नहीं होता। आपको पता है क्वेश्चन के अंदर भी लिख के दे देगा, अगर पहले वाला केस होगा दैट आफ्टर द फॉल्ट ओरिजिनल नेटवर्क इज रिस्टोर्ड, तो समझ जाना वापस से सेम कर्व पे जंप करना है। तो पिछले लेक्चर का जो पहला केस था वो अप्लाई होगा। अब यहां पे देखो यार क्या होगा, यहां पे आप देखिए क्या होगा। ये पावर है हमारी एंड दिस इज डेल्टा। तो देखो यार, पहले एक ग्राफ आएगा हमारा कुछ इस टाइप से, ये वाली जो वैल्यू है दिस इज Pmax 1, दिस इज Pmax 1। अब जो दूसरा कर्व आएगा बंधु, जो दूसरा कर्व आएगा वो भी ऐसा ही आएगा, और ये होगा Pmax 3। अब देखो यहां पे क्या होगा यार, कि आप मजे से आराम से टहलते हुए एक स्टेडी स्टेट में ऑपरेट कर रहे होंगे, दिस इज योर PS। तो आप ना यहां पे ऑपरेट कर रहे हो डेल्टा नॉट पे। अब मैंने क्या बताया, जैसे ही फॉल्ट आता है, मैं आपको पूरा ट्रेवर्सल समझा देता हूं जल्दी जल्दी। एज फॉल्ट occurs, we jump from A to B। सर ये A और B कहां है? बेटा थोड़ा सब्र तो करो, ये रहा, A से B आ जाओगे। आपको पता है वर्टिकल जंप क्यों होती है? क्योंकि बेटा डेल्टा इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकता, तो डेल्टा सेम रहता है लेकिन कर्व बदल जाता है, तो वर्टिकली नीचे आ जाया करते हैं, वर्टिकली नीचे आ जाया करते हैं बेटा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर कम हो गई मैकेनिकल से, तो ये एक्सेलरेट करेगा और डेल्टा बढ़ेगा। फिर मान लो यहां पे आपने फॉल्ट क्लियर किया, यहां पे आपने फॉल्ट क्लियर किया, तो बेटा फॉल्ट क्लियर करते ही ये जंप करेगा तीसरे वाले कर्व पे, ये जंप करेगा आपका तीसरे वाले कर्व पे। तो हम क्या कहते हैं,
then PE is 0, rotor accelerates, delta increases but along x-axis, क्योंकि भाई पावर तो 0 ही है। फिर at C the fault is cleared at C। बेटा at C fault आपका क्लियर हो गया, तो we jump from C to D, C से D का जंप ले गए, ठीक है। now we travel along कर्व 3 यानी Pmax 3 वाला until we achieve ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एस। वापस जब तक सिंक्रोनस ना मिल जाए, जब तक बेटा इसी कर्व पे ट्रेवल करोगे, मान लो E तक डेल्टा 2, ठीक है। तो ये बन गया ग्राफ। अब इसके अंदर देखो यार, B से C तक आपका एक्सेलरेशन था, तो ये वाला एरिया हुआ एक्सेलरेटिंग एरिया, ये वाला एरिया क्या हुआ, एक्सेलरेटिंग एरिया। और फिर डी एक्सेलरेशन था, तो ये वाला एरिया क्या हुआ, डी एक्सेलरेटिंग एरिया। इस तरह से एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग पता कर लेते हैं। जहां शाफ्ट पावर ज्यादा है वो एक्सेलरेटिंग, और जहां इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा है वो डी एक्सेलरेटिंग, तो ये डी एक्सेलरेटिंग एरिया। लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस में है यार, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल में है, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। और जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर के सेकंड केस में बताया था कि भाई उसमें जो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल आता है उससे हर केस का निकाल सकते हो। कैसे, तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिराइव किया था, डेल्टा सी आर इज कॉस इनवर्स पी एस डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट। यही डिराइव किया था ना, पी मैक्स टू कॉस डेल्टा नॉट कॉस डेल्टा मैक्स, और नीचे आया था पी मैक्स 3 अब आपको समझ आएगा वो केस कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस के अंदर ड्यूरिंग द फॉल्ट आपकी पावर चली गई 0, तो यहां से डेल्टा सी आर क्या हो गया, कॉस इनवर्स डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया भाई। अब इसके बाद आपका डेल्टा नॉट क्या हो गया, डेल्टा नॉट तो आप समझते ही हो, ये मैंने लिखवाया भी था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये था। और डेल्टा मैक्स क्या होगा, 180 माइनस साइन इनवर्स पी एस बाय पी मैक्स 3। ये पिछले लेक्चर में देख चुके हैं भाई हम ऑलरेडी। बस यहां पे चेंज इतना आया है सर, पी मैक्स 2 0 हो गया है, बस पी मैक्स 2 0 हो गया है। अब देखो पिछले लेक्चर के पहले केस में मैंने आपको क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम समझाया था। मैंने क्या बताया था कि हमें नहीं पता होता सर्किट ब्रेकर को कि कितने एंगल पे हम आ चुके हैं। वी डोंट ऑब्जर्व द एंगल, वी ऑब्जर्व द स्पीड इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो रेदर देन एंगल बताया जाए कितने एंगल पे सर्किट ब्रेकर को ओपन होना है, उससे बेटर है आप टाइम बताइए कितने सेकंड पे ओपन होना है, उसे कहते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। और मैंने यह भी बताया था कि टीसीआर का जो फॉर्मूला है यार, टीसीआर का जो फॉर्मूला है
दैट इज 2h बाय पाई एफ डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा नॉट बाय पी एस। ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है? दिस इज ओनली एप्लीकेबल if P max 2 is 0। ठीक है, P max 2 is 0, यानी ड्यूरिंग फॉल्ट अगर पावर 0 आती है तब ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो बेसिकली पिछले लेक्चर के पहले केस के मुकाबले डेल्टा सी आर तो बदल गया, बट डेल्टा सी आर और टी सी आर का रिलेशन सेम रहेगा। आप जानते हो कैसे निकाला था? डबल इंटीग्रेशन करके निकाला था। लेकिन डबल इंटीग्रेशन में राइट हैंड साइड कांस्टेंट तब आती है जब ड्यूरिंग फॉल्ट पावर 0 हो जाए। अगर ड्यूरिंग फॉल्ट पावर 0 हो गई तो आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? सीधा t²/2। समझ गए? तो ये वाला केस हो गया। अब आते हैं रिमूवल ऑफ वन ऑफ द लाइन, दैट इज कंटिंजेंसी एनालिसिस। यानी अगर अचानक से पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं आया, बट हम एक लाइन हटा के ही देख रहे हैं कि किसी कारणवश अगर एक लाइन हट गई तो क्या मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा? द क्वेश्चन इज कि अगर किसी कारण से एक लाइन रिमूव हो जाती है, विल माय सिस्टम बी स्टेबल? ये क्वेश्चन हमें पूछना है, ये क्वेश्चन हमें पूछना है। बात क्लियर हो रही है? तो बेटा इसीलिए हम बात करें कंटिंजेंसी एनालिसिस की। तो देखो यार, बिफोर रिमूवल, जब तक हमने लाइन रिमूव नहीं करी, बिफोर रिमूवल x इक्वलेंट क्या है? xg प्लस x/2। और एक बार आपने लाइन रिमूव कर दी तो ये हो गया xg/x। तो बेटा अगर यहां पे आपका P max 1 था, EV बाय x इक्वलेंट 1 और 2 कर लो, तो P max 2 क्या है यहां पे? यहां ये मत समझना 2 माने ड्यूरिंग फॉल्ट, कोई फॉल्ट हो ही नहीं रहा है, बस एक लाइन हटा के देख रहे हैं, ये होगा। अब भाई यहां x/2 था और यहां पे x आ रहा है, तो ये तो अंडरस्टूड है बेटा कि ये वाली रिएक्टेंस ज्यादा होगी ऊपर से। अगर नीचे वाली रिएक्टेंस ज्यादा है ऊपर से तो ये वैल्यू विल बी लेस देन P max 1। तो देखो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले मैं एक कर्व बना देता हूं। ये मैंने बना दिया P max 1 का। अब लाइन हटाने के बाद क्या होगा यार, तो यहां ना कोई ट्रांजिएंट स्टेट नहीं है, ये दोनों ही स्टेडी स्टेट वाले ग्राफ हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। अब देखो यार, इसके अंदर इस टाइप से ये हो गया शाफ्ट इनपुट। तो देखो हम पहले ना यहां पे ऑपरेट कर रहे थे डेल्टा नॉट पे। अब मैंने क्या बोला, जैसी लाइन हटाओगे यू विल जंप फ्रॉम A टू B। अब A टू B जंप करते यार क्या हुआ, ये हरे वाला कर्व है शाफ्ट पावर और ये पर्पल वाला कर्व है इलेक्ट्रिकल पावर। शाफ्ट से कम हो गई इलेक्ट्रिकल, रोटर एक्सेलरेट करेगा B से C, तो C पे जो स्पीड होगी वो ओमेगा S से ज्यादा होगी। अब इसी वजह से आप क्या करेंगे, C से भी आगे तक जाएंगे D तक, जहां पे आपको वापस क्या मिल जाए, ओमेगा S। तो बेटा ये B से C वाला जो हिस्सा है, जो B से C वाला हिस्सा है, यहां शाफ्ट पावर इलेक्ट्रिकल से ज्यादा है, तो ये वाला एरिया क्या हुआ, ये हुआ एक्सेलरेटिंग एरिया। और बेटा ये जो C से D वाला हिस्सा है, यहां इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा है, तो ये हो गया डी एक्सेलरेटिंग एरिया। डी एक्सेलरेटिंग एरिया, ये डी एक्सेलरेटिंग एरिया हो गया बेटा आपका, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, हमें बस ये चेक करना है क्या सिस्टम स्टेबल रहेगा। अब बात ये आती है आपको कैसे मालूम कि सिस्टम स्टेबल रहेगा या नहीं। कभी भी अगर आपको ये चेक करना हो कि सिस्टम सिंक्रोनिज्म लूज करेगा या नहीं करेगा, तो आप क्या किया करो, डी एक्सेलरेटिंग वाला ना मैक्सिमम एरिया ले लो। ध्यान से सुनना, डी एक्सेलरेशन में आप सिर्फ वहां तक जाते हो जहां पे स्पीड क्या मिल जाए, ओमेगा एस। ध्यान से सुनना भाई, ये डी पॉइंट वो होता है जहां स्पीड क्या मिल जाए, ओमेगा एस। जहां सिंक्रोनस मिल गई वहां से वापस आ जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं, ये मैं समझा चुका हूं। बट बेटा अगर ये ई तक भी सिंक्रोनस नहीं मिली, अगर ई तक भी सिंक्रोनस नहीं मिली, तो मैंने बताया था उसके आगे तो बेड़ा गर्क है, अब सिस्टम अनस्टेबल है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई नहीं बचा सकता बेटा, फिर तो सिस्टम गयो। लेकिन आपको यह चेक करना है वेदर इट विल लूज सिंक्रोनिज्म और नॉट। तो आप ये चेक करो कि बेटा जो मैक्सिमम डी एक्सेलरेटिंग एरिया है वो तो ये है, जो मैक्सिमम एरिया है ना, दैट इज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एक्सेलरेटिंग एरिया, मैक्सिमम डी एक्सेलरेटिंग एरिया। तो मैं ये कह देता हूं कि अगर मैक्सिमम डी एक्सेलरेटिंग एरिया is greater than accelerating area, is greater than accelerating area, then system does not lose synchronism, system does not lose synchronism। क्योंकि अगर देखो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन ज्यादा हो सकता है, मतलब बीच में ही कहीं डी एक्सेलरेट होके ओमेगा एस मिल गया होगा। समझ रहे हो, बीच में ही कहीं क्या मिल गया होगा, ओमेगा एस। और अगर कहीं भी ओमेगा एस मिल जाए तो माने हमारा सिस्टम स्टेबल है। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब है अगर ये पूरा एरिया ले लेता मैं, अगर मैं ये पूरा एरिया ले लेता तो मेरी स्पीड ओमेगा एस से भी कम हो जाती, यानी कि बीच में पहले ही कहीं ओमेगा एस पहुंच गई होगी। जब बीच में ही कहीं ओमेगा एस पहुंच गई होगी तो हो तो गया अपना काम। मैं तो ये चेक कर रहा हूं क्या डी एक्सेलरेशन पूरा जोर लगा के भी एक्सेलरेशन के बराबर आ पा रहा है या नहीं। ऐसे सोचो जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडक्टर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है। अब इंडक्टर चार्ज हो गया, जब डिस्चार्जिंग चार्जिंग से ज्यादा होती है, इंडक्टर का करंट नेगेटिव जाने की कोशिश करता है तो डिवाइस बंद हो जाती है। लेकिन डिस्चार्जिंग कितनी होती है, जितनी चार्जिंग हुई है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे ही डी एक्सेलरेशन कितनी होगी, जितनी एक्सेलरेशन है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैंने निकाल लिया मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अगर वो एक्सेलरेशन से ज्यादा थी तो बीच में ही कहीं दोनों बराबर हो जाएंगे और हमारा काम खत्म हो गया। अगर डी एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू भी एक्सेलरेशन से छोटा है तो बेटा कभी ओमेगा एस नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह से डी एक्सेलरेट करके भी ओमेगा एस पे नहीं पहुंचे तो आप फिर पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके अंदर बस आपको क्या करना होगा यार, यहां पे ना मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूं आपको, यहां बेटा आपको इक्वल एरिया क्राइटेरिया ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, देखो ये मैंने कर्व भी दिखा दिए हैं। ये आपका PS है, समझ गए, ये Pmax2 और Pmax1। तो यहां पे आप क्या करेंगे, इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाएंगे, PS माइनस Pmax2 साइन डेल्टा डेल्टा नॉट से लेके डेल्टा 2। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, PS माइनस Pmax2 ये आ गया 0। तो बस इतना करना है, इसको रट के नहीं जाना, बट फंडा समझो, फंडा समझो कि आपको क्या करना है। कभी भी ये पॉइंट याद कर लेना, सिस्टम डज नॉट लूज सिंक्रोनिज्म, ये पॉइंट आप याद कर लेंगे, सिस्टम डज नॉट लूज सिंक्रोनिज्म इफ मैक्सिमम वैल्यू of de-accelerating area is greater than accelerating area। ठीक है, तो ये सारे केसेस होते हैं। बेसिकली मैंने आपको 5 केस बता दिए
पहला केस मैंने आपको इक्वल एरिया क्राइटेरिया के लेक्चर में बताया था, इंक्रीजिंग द शाफ्ट इनपुट ऑफ जनरेटर। दूसरा केस मैंने आपको बताया पिछले वीडियो के अंदर, फॉल्ट ऑकर्स नियर द बस। तीसरा मैंने बताया पिछले लेक्चर के अंदर, दैट इज फॉल्ट एट मिडल ऑफ द लाइन। चौथा आज हमने देखा, दैट इज फॉल्ट नियर द बस ऑन वन ऑफ द लाइंस। और पांचवा कंटिंजेंसी एनालिसिस। ये तो बात हो गई भाई जनरेटर स्टेबिलिटी की। अब ऐसे ही बात होती है सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस मोटर की कि सिंक्रोनस मोटर में अगर फॉल्ट आए तब क्या होगा, तो इसके अंदर भी हमें एनालिसिस पता होना चाहिए, हाउ टू एनालाइज सिंक्रोनस मोटर। तो पहले बात करेंगे भाई स्विंग इक्वेशन की। स्विंग इक्वेशन की स्विंग इक्वेशन देखो यार, स्टार्ट कहां से होती है। ये मोटर है, ये मोटर का शाफ्ट है। मोटर के शाफ्ट को घुमाने की कोशिश करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क यानी डेवलप टॉर्क, और रोकने की कोशिश करता है लोड टॉर्क। बाकी भी दो छोटे छोटे बच्चे भी रोकने की कोशिश करते हैं, इनर्शिया और बेटा डैम्पिंग, ये भी रोकने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, बाय टॉर्क बैलेंस। देखो जनरेटर में ना डेवलप टॉर्क जनरेटर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोटर में डेवलप टॉर्क मोटर को घुमाने की कोशिश करता है। टीई इज टीजे प्लस टीबी प्लस टीएल। अब आप ये तो जानते ही हो बेटा कि फॉर वर्स्ट केस एनालिसिस, what you will do, sir, we will ignore TB, डैम्पिंग को इग्नोर कर देंगे सर। तो फिर बेटा TJ कितना हुआ, TE माइनस TL। अब यहां पे क्या किया जाए, यहां पे क्या किया जाए भाई, TJ एक बार आ गया तो ये हो गया J d स्क्वायर थीटा m अब मैंने आपको बताया था क्या करते हैं एक्चुअल में, पावर बनाते हैं। पावर कैसे बनाते हैं, याद करो जनरेटर की स्विंग इक्वेशन, दोनों तरफ स्पीड मल्टीप्लाई करके इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, पावर में। ठीक है, तो अब बेटा ये जो लोड पावर है इसको मैं बोल दूंगा मैकेनिकल पावर। और देखो मैकेनिकल क्वांटिटीज को ना इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लो, और ये जो आपकी लोड पावर है इसको मैं बोलूंगा मैकेनिकल पावर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, या मैकेनिकल की जगह ना आपको, ताकि आप रिलेट कर पाओ, यहां पे मैं लिख देता हूं PS शाफ्ट पावर। अब ये तो आपको पता है M बन गया, तो देखो पहला वर्जन आ गया ना स्विंग इक्वेशन का। और अगर किसी को दिक्कत लग रही है ना ये समझने में, तो एक बार जनरेटर वाली स्विंग इक्वेशन जरूर देखना। मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोग वो लेक्चर देख लिए हो जो मैंने स्विंग इक्वेशन पढ़ाया था। तो मोटर की स्विंग इक्वेशन के अंदर क्या हुआ, PE और PS एक्सचेंज हो गए, क्योंकि वैसे भी जनरेटर मोटर में इनपुट आउटपुट एक्सचेंज हो जाते हैं ना। मोटर का इनपुट इलेक्ट्रिकल और आउटपुट मैकेनिकल, जनरेटर का इनपुट मैकेनिकल और आउटपुट इलेक्ट्रिकल। तो बेटा ये जो है ना d स्क्वायर थीटा E बाई dt स्क्वायर, ये हो गई मोटर एक्सेलरेशन। अब देखो मैंने आपको ना ये बताया था स्विंग इक्वेशन डेल्टा में निकाली जाती है। स्विंग इक्वेशन डेल्टा में निकालते हैं। डेल्टा क्या होता है, रोटर का एंगल। रोटर का एंगल लेकिन कहां से देखते हैं, फ्रॉम अ सिंक्रोनसली रोटेटिंग एक्सिस, एक ऐसी एक्सिस से देखते हैं जो खुद कितनी स्पीड पे घूम रही हो, ओमेगा एस पे। ओमेगा एस पे देखो इसके लिए क्या करेंगे, मैं ना आपको यहां पे डायग्राम खुद से बना के दिखाता हूं, ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जैसे मान लो यार ये आपका रोटर है,
तो ये एफ एफ हो गया, ये आपका ई एफ हो गया। अब आप जानते हो यार मोटर में भले ही आई ए ऐसे आता है, लेकिन एफ ए आर आप अपोजिट दिखाते हो भाई, आप एफ ए आर अपोजिट दिखाते हैं। तो इस कारण से जो आपका रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट आ जाता है। अब रिजल्टेंट और फील्ड एमएमएफ के बीच का एंगल होता है डेल्टा, डेल्टा होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ये ओमेगा एस से घूम रहा है, एक सेकेंड, नहीं सॉरी मैंने रोटेशन उल्टा ले लिया है। ये ओमेगा एस से घूम रहा है, ये एफ एफ है ना, सही तो लिया था यार, तुम लोग कंफ्यूज करा देते हो कभी कभी। ये ओमेगा से घूमेगा और ये ओमेगा एस से घूम रहा है, ठीक है। रोटर की स्पीड ओमेगा लेते हैं और रिजल्टेंट की लेते हैं ओमेगा एस। अब ना एक स्टेशनरी एक्सिस ले लिया करते हैं, याद करो स्टेशनरी एक्सिस, यहां से इसका जो एंगल होता है वो होता है ओमेगा एस टी, किसका, एफ आर का, और जो रोटर का होता है दैट इज थीटा ई, दैट इज थीटा ई। तो हम क्या कहते हैं यार, रोटर एंगल फ्रॉम स्टेशनरी एक्सिस इज इक्वल टू थीटा ई, ठीक है। एफ आर एंगल फ्रॉम स्टेशनरी एक्सिस इज इक्वल टू ओमेगा एस टी। अब बेटा यार अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा, ओमेगा एस टी इज थीटा ई प्लस डेल्टा। तो अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो ओमेगा एस डी थीटा ई बाई डी टी हो गई रोटर स्पीड, ये बन गया। अब यहां से देखो डी डेल्टा बाई डी टी कितना आ गया, ओमेगा एस माइनस ओमेगा। याद करो यार जनरेटर के अंदर क्या आता था, ओमेगा माइनस ओमेगा एस। तो ये इक्वेशन में भी उल्टा हो गया, स्विंग इक्वेशन में भी उल्टा हो गया, और यहां पे भी उल्टा हो गया। अब बच्चे एक बार और अगर हम डेरिवेटिव ले लें, एक बार और अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो ओमेगा एस का डेरिवेटिव तो 0 माइनस डी ओमेगा बाई डी टी, ये बन गया। अब ये चीज अगर आप स्विंग इक्वेशन में डालोगे यहां पे, तो यहां पे क्या बनेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सर। ये तो जनरेटर वाली ही इक्वेशन आ गई बेटा। ये जब डेल्टा में इक्वेशन बनती है ना तो जनरेटर हो या मोटर ये सेम आती है, जनरेटर हो या मोटर ये सेम आती है। तो ये सेम एज जनरेटर आ गई आपके पास, सेम एज जनरेटर, ठीक है। मोटर हो या जनरेटर बेटा ये इक्वेशन सेम आती है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि मोटर की एक्सेलरेशन डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर नहीं होती है। मोटर की एक्सेलरेशन ये डी स्क्वायर थीटा ई बाई डी टी स्क्वायर वाली होती है। जनरेटर में फिर डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर को क्यों बोला, क्योंकि जनरेटर में दोनों बराबर आ गए थे भाई, जनरेटर में दोनों बराबर आ गए थे। एक्चुअल में एक्सेलरेशन तो यही होती है डी स्क्वायर थीटा ई बाई डी टी स्क्वायर,
लेकिन जनरेटर में यही वैल्यू डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर के बराबर थी, तो उसी को एक्सेलरेशन बोल दिया। यहां एक दूसरे के नेगेटिव है तो यहां पे ऐसा नहीं बोलेंगे, यहां पे ऐसा नहीं बोलेंगे, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। क्लियर है? जब दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है तो ऐसा मत करना, जनरेटर में डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर को बोल सकते हैं। तो मोटर के केस में देखो, एक तो इक्वेशन ये याद रखी जाएगी और एक इक्वेशन ये कि जनरेटर से दोनों उल्टा हो गया। जनरेटर में यहां ओमेगा माइनस ओमेगा एस आया था, इसमें आ रहा है ओमेगा एस माइनस ओमेगा। अब आ जाते हैं मोटर के केस में कि मोटर में अगर मैकेनिकल लोड चेंज कर दें तो मोटर में पीएस जो है इनपुट नहीं होता, आउटपुट होता है, यानी लोड होता है। तो जनरेटर में जैसे हमने बोला था चेंज इन द शाफ्ट इनपुट, ऐसे ही आप मोटर में बोलोगे चेंज इन द शाफ्ट लोड, चेंज इन द शाफ्ट लोड। तो देखो मैंने पीएस नॉट से पीएस 1 बना दिया अचानक से। तो अब देखो इनिशियली वी आर ऑपरेटिंग एट ए, मजे से हम ए पे चल रहे थे, और सडनली शाफ्ट लोड चेंजेस, shaft load changes from PS0 to PS1। ठीक है भाई। अब क्या हुआ यार, डेल्टा सडनली नहीं बदल सकता बेटा, डेल्टा कैन नॉट चेंज सडनली, तो ये तो हौले हौले बदलेगा। तो अब क्या होता है, अगर ए पे बात करें, एट ए आपका शाफ्ट लोड इलेक्ट्रिकल पावर से तो बड़ा हो गया, तो डी स्क्वायर थीटा ई बाई डी टी स्क्वायर, जो पी माइनस पी एस लेता है वो नेगेटिव आ गया, तो रोटर डी एक्सेलरेट्स, रोटर विल डी एक्सेलरेट, स्पीड रिड्यूसेस, स्पीड अगर कम हो गई तो ओमेगा एस से छोटी हो जाएगी, तो डी डेल्टा बाई डी टी विच इज ओमेगा एस माइनस ओमेगा, ये पॉजिटिव आ गया, डेल्टा बढ़ेगा। डेल्टा बढ़ेगा तो बेटा आप जाओगे ए से बी की तरफ, अगर डेल्टा बढ़ेगा मेरे बच्चे तो आप जाओगे ए से बी की तरफ। तो देखो जनरेटर में जब ऐसा किया था तो स्पीड बढ़ रही थी ए से बी जाते हुए, अब मोटर में जब ऐसा किया है तो ए से बी जाते हुए आपकी स्पीड कम हो रही है, आपकी स्पीड कम हो जा रही है। चलो भाई स्पीड कम होने लगी, तो इसका मतलब है एट बी ओमेगा विल बी लेस देन ओमेगा एस, क्योंकि पूरे रास्ते अगर आप स्पीड कम करते गए हो तो बी पे भी तो ओमेगा एस से छोटी ही होगी। अब बी पे जाके क्या होगा यार, बी पे जाके पी एस वन इज इक्वल टू पीई, जिसका मतलब डी स्क्वायर थीटा ई बाई डी टी स्क्वायर इज 0, लेकिन स्पीड तो अभी ओमेगा एस से छोटी है भाई, भले ही एक्सेलरेशन नहीं है, मान लिया ना स्पीड घट रही है ना स्पीड बढ़ रही है, लेकिन जब पूरे रास्ते स्पीड कम हुई है तो बी पे पहुंचने के जो स्पीड मिलेगी दैट विल बी लेस देन ओमेगा एस, जिस कारण से डी डेल्टा बाई डी टी विच इज ओमेगा एस माइनस ओमेगा, बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और डेल्टा बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा। तो जब ये और बढ़ेगा बेटा तो ये बी से सी की ओर जाएगा। कहां जाएगा ये, बी से सी की ओर जाएगा। अब बेटा जब ये बी से सी की ओर जाता है, जब ये बी से सी की ओर जाता है तो आप ये ध्यान देना इलेक्ट्रिकल पावर शाफ्ट से बड़ी हो गई, जिस कारण से ये डी स्क्वायर थीटा ई बाई डी टी स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। अब रोटर एक्सेलरेट करने लग गया भाई, अब रोटर एक्सेलरेट करने लग गया, स्पीड बढ़ने लग गई। तो यार देखो ए से बी जब हम जा रहे थे तो लगातार रास्ते में स्पीड गिर रही थी, तो बी पे स्पीड ओमेगा एस से छोटी थी, अब स्पीड बढ़ने लगी, यानी स्पीड पहले गिर रही थी अब बढ़ने लगी।
तो गिरते गिरते जहां से बढ़े वहां पे स्पीड क्या होती है, मिनिमम। वहां पे क्या होती है, मिनिमम। अब स्पीड बढ़ने लगी, लेकिन एकदम से तो ओमेगा एस नहीं पहुंचेगी भाई, बढ़ते बढ़ते ही बढ़ेगी ना, तो स्पीड ओमेगा एस तो नहीं पहुंचेगी एकदम से। तो डी डेल्टा बाय डी टी जो कि ओमेगा एस माइनस ओमेगा है, वो तो अभी भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा तो अभी भी बढ़ ही रहा है। तो सर ये सी पॉइंट क्या है, ये सी पॉइंट क्या है बेटा, ये मैंने आपको जनरेटर में भी बताया था, ये वो पॉइंट है जहां वापस से आपको मिल जाता है सिंक्रोनस स्पीड, जहां वापस से आपको मिल जाता है सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन अब सी में क्या प्रॉब्लम है कि यार सी में ना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर बराबर नहीं हुए, इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा है, जिस कारण से डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो रोटर एक्सेलरेट करेगा यार। अब सी पे आपको ओमेगा एस मिल चुकी थी, लेकिन अब रोटर एक्सेलरेट करेगा तो ओमेगा विल बी ग्रेटर देन ओमेगा एस, तो डी डेल्टा बाय डी टी ओमेगा एस माइनस ओमेगा विल बी नेगेटिव और डेल्टा डिक्रीजेस। अब बेटा डेल्टा गिरना चालू होगा, तो देखो पहले डेल्टा बढ़ रहा था तो आप बी से सी तक चले गए, ए पे भी आपके पास ओमेगा एस था और सी पे भी आपके पास ओमेगा एस था, लेकिन अब ये गिरना स्टार्ट कर रहा है। अब जब यार ये सी से बी की तरफ गिरेगा, तो सी से बी की तरफ जब गिरेगा तो स्पीड तो लगातार बढ़ रही है ना, स्पीड कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेस। तो बेटा बी पे जब आप आ जाओगे, बी पे जब आप आ गए तो भले ही इलेक्ट्रिकल और शाफ्ट पावर बराबर हो गई, लेकिन स्पीड तो ओमेगा एस से बड़ी थी, स्पीड तो ओमेगा एस से बड़ी थी, तो बेटा डी डेल्टा बाय डी टी क्या था, नेगेटिव, तो डेल्टा अभी तो और गिरेगा। अगर डेल्टा और गिरेगा तो आप जाने लगेंगे बी से ए की तरफ, तब आप जाने लगेंगे बी से ए की तरफ, बी से ए में जाओगे, ठीक है। अब बी से ए में जाओगे तो बेटा इलेक्ट्रिकल पावर तो कम हो गई फिर से शाफ्ट से, तो ये डी स्क्वायर थीटा ई बाय डी टी स्क्वायर क्या आ गया, नेगेटिव। तो अब रोटर फिर से डी एक्सेलरेट करेगा। तो यार देखो जब आप सी से बी आ रहे थे, सी से बी आ रहे थे, अभी आपने बोला कि ओमेगा कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, ओमेगा कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेस सी से बी आते हुए, ठीक है, सी से बी आते हुए। अब बी से ए गिरने लगा, सी से बी बढ़ रहा था फिर गिरने लगा, बढ़ते बढ़ते जब गिरता है तो वहां पे क्या मिलता है, पीक। तो अब की बार बी पे क्या मिला होगा, मैक्सिमम। जाते हुए मिनिमम था क्योंकि घटते घटते बढ़ने लगा था, आते हुए बढ़ते बढ़ते गिर रहा है तो क्या आएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन स्पीड यार गिरते गिरते ही गिरेगी ना, गिरते गिरते ही गिरेगी, तो ओमेगा ऐसे तो बड़ी ही है, तो डी डेल्टा बाय डी टी नेगेटिव ही है, डेल्टा गिर रहा है। अब आप क्या कहोगे, ए पे आके वापस स्पीड क्या हो गई, ओमेगा एस। तो देखो ए और सी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं बेटा, वहां तो आपको सिंक्रोनस मिलती है, और जो बीच वाला पॉइंट है जहां आपको फाइनली सेटल होना है, जहां आपको फाइनली सेटल होना है, वहां कभी मैक्सिमम और कभी मिनिमम। तो इस फिनोमिना को आपने मशीन में भी पढ़ा था और उसे बोला था हंटिंग। मशीन में इसी को आप हंटिंग कहते हैं, सिंक्रोनस मशीन में इसी को हंटिंग कहते हैं कि शाफ्ट लोड सडनली बदला, आप बी पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हो और ग्रेजुअली इस पे सेटल हो जाओगे। तो देखो बेसिकली क्या होगा ना, पहले आपका स्टेडी स्टेट ये था, अब आपने लोड अगर बदला तो स्टेडी स्टेट ये हो गया। तो यहां पे हो क्या रहा है कि आपका एंगल यहां से बढ़ा
फिर नीचे आया, इस तरह से सेटल हो जाएगा। अभी तो हमने डैम्पिंग इग्नोर कर रखी है, यहां तो हमने डैम्पिंग इग्नोर कर रखी है, तो ए और सी के बीच में ही ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली धीरे धीरे डैम्प आउट होते होते सेटल कर जाता है। प्रैक्टिकली इट सेटल्स डाउन। तो यार ये देखो, ये तो बात हो गई अब मोटर की। अब मेन बात करते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़े कैसे। चलो ठीक है, स्टेबिलिटी पता कैसे करते हैं ये मालूम चल गया, बट स्टेबिलिटी को इंक्रीज कैसे करते हैं ये मालूम करना है। अब देखो, स्विंग इक्वेशन क्या होती है, एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज पी एस माइनस पीई। तो हम क्या कहते हैं कि भाई एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे लिख लो वरना कंफ्यूज जाओगे कि सर ने दो प्रोपोर्शनैलिटी साइन बना दिए। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग पावर विच इज इक्वल टू पी एस माइनस पी। तो बेटा अगर आप चाहते हो स्पीड में वेरिएशन कम हो, एंगल में वेरिएशन कम हो, तो इस एक्सेलरेशन को कम करो। एक्सेलरेशन कम आएगी तो स्पीड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अपने आप कम हो जाएगा। समझ रहे हो? एक्सेलरेट अगर कम करोगे तो स्पीड का फ्लक्चुएशन अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो उसका सबसे पहला क्या मेथड होगा, इनर्शिया बढ़ा दो। अगर बेटा बड़े इनर्शिया वाला रोटर यूज करोगे, यानी जैसे यहां दिखाया है वाइडर रोटर अगर यूज करोगे, वाइडर रोटर अगर यूज करोगे, इनर्शिया बढ़ता है। इनर्शिया बढ़ने से क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होगी। भाई सिंपल सी बात है, किसी चीज का वजन बढ़ेगा तो उसे घुमाना ज्यादा टफ है, उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। दूसरा तरीका क्या है, फ्लाई व्हील लगा दिया जाए। अब ये फ्लाई व्हील क्या होता है, देखो यहां प्रैक्टिकली दिखा रखा है, प्रैक्टिकली दिखा रखा है। जैसा आप बचपन में वो नहीं बनाते थे, क्या बोलते हैं, टरबाइन बनाते थे ना, पंप बनाते थे, उसमें छोटे छोटे पंखड़ी लगाते थे, उस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो देखो आपके शाफ्ट का डायमीटर तो बहुत छोटा है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे तो आपको ये नजर आएगा यार, ये जो शाफ्ट है ना, इसका डायमीटर बहुत छोटा है। तो इसके डायमीटर को अगर बढ़ा दें, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। तो बेटा अगर रेडियस बढ़ा दोगे बाय द यूज ऑफ अ फ्लाई व्हील तो इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो फ्लाई व्हील क्या कर रहा है, रोटर का इनर्शिया बढ़ा के एक्सेलरेशन कम कर रहा है। अगला, अगर यार आप डैम्पिंग टर्म ले लो, ये जो डैम्पिंग टर्म है, इट मे बी, जो आप अभी तक टीजे इग्नोर कर रहे थे ना, इट मे बी ड्यू टू डैम्पर वाइंडिंग और रेजिस्टेंस, डैम्पर वाइंडिंग और रेजिस्टेंस। तो अगर आप ऐसा ले लो डैम्पर टर्म, तो भी देखो आपकी एक्सेलरेशन कम हो गई, यहां पे भी आपकी एक्सेलरेशन कम हो गई। मैंने बोला था ना डैम्पिंग हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, कोई डैम्पर वाइंडिंग कोई रेजिस्टेंस नहीं ले रहे, बट अगर लोगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अगला, अगर आप स्टीम इनपुट ही कम कर दो, देखो आपको पता है कि यार ड्यूरिंग फॉल्ट आपने जितने केस एनालाइज किए हैं इलेक्ट्रिकल पावर घट जाती है। इफ पीएस ऑल्सो डिक्रीजेस तो पीए डिक्रीजेस। देखो हमने ये माना था यार शाफ्ट इनपुट फ्लैट रहेगा। देखो जितने भी मैंने आपको इक्वल एरिया क्राइटेरिया के केसेस कराए उसमें शाफ्ट इनपुट फिक्स था, एकदम फ्लैट था, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर गिर गई थी। अगर इलेक्ट्रिकल पावर गिर गई तो इनका डिफरेंस तो बड़ा हो गया। तो अगर इलेक्ट्रिकल पावर गिर रही है, आप शाफ्ट इनपुट को भी गिरा लो तो इनका डिफरेंस कम हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग पावर कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। फिर अगला एवीआर, अगर इलेक्ट्रिकल पावर घट रही है तो आप एक्साइटेशन बढ़ाओ। ध्यान से सुन लेना सब लोग, अगर इलेक्ट्रिकल पावर घट रही है आप आईएफ बढ़ाओ, आईएफ से बढ़ेगा ईएफ, ईएफ से बढ़ेगी इलेक्ट्रिकल पावर और कम हो जाएगी एक्सेलरेटिंग पावर। आप फील्ड करंट बढ़ाओ, फील्ड करंट बढ़ाने से बढ़ेगी इलेक्ट्रिकल पावर और उससे कम हो जाएगी एक्सेलरेटिंग पावर, एक्सेलरेटिंग पावर। ठीक है, अगला रिड्यूसिंग द रिएक्टेंस। यार इलेक्ट्रिकल पावर होती है EV/X,
तो अगर x कम होगा तो इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ेगी, तो एक्सेलरेटिंग पावर कम हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। अगला है बाय द यूज ऑफ रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। ये मैंने बेटा आपको न्यूट्रल ग्राउंडिंग में पॉइंट बताया था। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग किसमें करते हैं? जनरेटर में। क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। क्या होता है देखो, न्यूट्रल के अंदर यार आपका कौन सा करंट जाता है? 3Ia0 जाता है ना अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में तो अगर न्यूट्रल में एक रेजिस्टेंस लगा है तो पावर कितनी हो जाएगी? 3Ia0 स्क्वायर इंटू Rn। तो बेटा इलेक्ट्रिकल पावर अगर बढ़ गई तो एक्सेलरेटिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे आपकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन कम हो जाएगी भाई। आपको यही तो समस्या है कि फॉल्ट आने पे इलेक्ट्रिकल पावर घट जाती है और एक्सेलरेशन बढ़ जाती है। यही तो प्रॉब्लम है मेरी। तो भाई इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ा लो, भले ही लॉसेस में बढ़ा लो, नो इश्यूज। आपको रियल पावर बढ़ानी है इलेक्ट्रिकल में, भले ही वो लॉस में जाए। तो आपने इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ा दी, एक्सेलरेशन कम हो गई। अगला होता है बाय द यूज ऑफ अ सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर इंस्टेड ऑफ 3 पोल। कहने का मतलब अगर आप तीनों फेजेस एक साथ डिस्कनेक्ट कर दोगे तो टोटल पावर क्या हो गई? 0। अगर एक एक करके डिस्कनेक्ट करोगे तो जब एक डिस्कनेक्ट किया तो बाकी दो तो चल रहे थे, तो उसमें तो पावर जा रही थी, तो पावर 0 नहीं हुई। मेन एम क्या है? डिफरेंस कम करना है पीएस और पीई का। तो बेटा या तो पीएस घटा लो या तो पीई बढ़ा लो। तो मैं कह रहा हूं तीनों एक साथ डिस्कनेक्ट कर देता तो पीई हो जाता 0। अगर एक एक करके करूंगा तो क्या होगा? एक जब डिस्कनेक्ट किया तो बाकी दो चल रहे थे, तो उनमें इलेक्ट्रिकल पावर 3। तो देखो, इफ वी यूज अ 3 पोल सर्किट ब्रेकर, ऑल लाइंस आर आइसोलेटेड, so PE becomes 0 and PA is high. But if we use single pole circuit breaker, then supply can be maintained through the other two lines and electrical power output increases, due to which acceleration reduces. अगर एक सिंगल पोल से एक फेज को डिस्कनेक्ट करोगे तो बाकी दोनों लाइन में सप्लाई जाएगी, और दोनों लाइन में सप्लाई जाएगी तो वैसे भी आपकी एक्सेलरेशन कम आएगी। ठीक है भाई। तो ये सारे मेथड होते हैं, फ्लाईव्हील, इनर्शिया, फिर स्पीड गवर्नर से पीएस को घटाना, एवीआर से ईएमएफ को बढ़ाना, रिएक्टेंस को बढ़ाना, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग और सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल इक्वल एरिया क्राइटेरिया पे बनेगा, जिसके लिए आपको जो पिछले लेक्चर का लास्ट केस था वो याद रहना चाहिए। अब देखो यार, मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं बेटा, 21 दिसंबर से हमारा प्लस पे एक बैच स्टार्ट हो गया है, इवॉल्व बैच फॉर 2022। बेटा इसमें सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे और इस बार मल्टीपल इनिशिएटिव आपको मिलेंगे अनअकैडमी पे, लाइक प्लेसमेंट, वीकेंड, सेमेस्टर, एजेई, पीएसयू, इंटरव्यू, सब चीजों के लिए गाइड किया जाएगा। तो अंकित ईएससी लगा के अभी इस बैच का आप हिस्सा बन जाओ। अंकित सर, विशाल सर, कामेश सर, शंकर सर, हाफिज सर, सुरेश सर, बीवी रेड्डी सर, त्रिनाथ रेड्डी सर, बेटा सारे टीचर, सारे हर सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर्स आपको मिलेंगे एक सिंगल बैच में। ऐसे ही जो बच्चे मेरे 2023 का सोच रहे हैं बेटा, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लेके जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि 2 ईयर का भी बैच स्टार्ट हो गया है और इसमें आप पे वर्कलोड 1 ईयर वालों से कम रखेंगे, आपको ग्रेजुअली पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस टाइमली खत्म करेंगे, बढ़िया रिवीजन कराएंगे और तब आप 2023 का एग्जाम देने जाएंगे। इसके अलावा हमने एक स्पेशल क्लास सीरीज चालू की है। जो बच्चे 2022 और 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हर सब्जेक्ट का बेसिक बताया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है क्या स्ट्रेटेजी है तैयारी की, हर सब्जेक्ट को बेस्ट वे में कैसे टैकल करना है, हर टॉप एजुकेटर आपको बता रहा है बेटा। और मैं खुद आपका 26 दिसंबर को लेने वाला हूं पावर सिस्टम का सेशन। ठीक है। अंकित ईएससी कोड से बेटा आपकी 1 ईयर की फीस होती है 27,225, 1.5 ईयर 34,650 और बेटा 2 ईयर 39,600। आइकॉनिक में अगर अंकित ईएससी कोड लगाते हो तो 1 ईयर की पड़ेगी 45,225 और 2 ईयर 66,600।
बेटा आप अंकित ईएसई कोड से फ्री प्लान प्लस और आइकॉनिक सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ एक सिंगल कोड से। और मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को बेटा फॉलो कर लेंगे, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे ताकि फ्री क्लासेस अटेंड कर पाएं, क्योंकि ढेर सारे मैराथन लगाने वाला हूं बेटा आपके लिए। और मुझे फॉलो कर लेना, जब जब लाइव आऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अनअकैडमी फ्री क्लासेस में मैं काफी सारे मैराथन लेने वाला हूं। और मेरे से पर्सनली अगर कनेक्ट करना चाहते हो, कोई क्वेरी है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। हेयर यू विल गेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी। तो बेटा जल्दी से जल्दी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल देर नहीं करनी है। अब हमारे अदर चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो यार, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और जेईई एग्जाम्स के लिए एसएससी जेई, जीएस टर्मिनल, छोटे वीडियोस के लिए जंक्शन, एनिमेटेड कंटेंट के लिए पाठशाला, ये सब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुनाह कर रहे हो, सब्सक्राइब वाला लाल बटन जरूर दबा देना और घंटी बजा के जाना, ताकि जब जब लाइव आते हैं नोटिफिकेशन आ जाए। और अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन कराऊंगा, तो रिवाइज करके आना सारे नोट्स एक बार कि भाई सर ने कौन सा फॉर्मूला लिखाया था। टाइम दूंगा पर क्वेश्चन और विद इन दैट टाइम आपको क्रैक करना है। सो सी यू ऑल, लेट्स क्रैक इट।